नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बातचीत के लिए आनंद शर्मा जी, जो सह महामंत्री हैं राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद केशव जी। जी, नेपाल में आजकल बहुत ज्यादा जो है एक मुद्दा उठ रहा है, वो हिंदू राष्ट्र का। हालांकि हिंदुस्तान में तो जी जी। लगातार उठता ही रहा है। और नेपाल जो है हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है और हिंदू राष्ट्र भी रहा है। वहां प्रजातंत्र भी रहा है, राजतंत्र भी रहा जी है। जी। क्या कहेंगे आप? मैं तीनों पर चाहूंगा कि आप एक एक करके जो है आप बताएं, हमारे दर्शकों को भी, नेपाल के लोगों तक भी ये पहुंचे। और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जानते नहीं नेपाल के बारे में बहुत सारी बातें। आज हम हर उस विषय पर जो है चर्चा करेंगे। जी जी देखिए केशव जी, हम लोगों का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल का एक मूल धारणा है, मूल विचार है हम लोगों का कि राजा सहित का हिंदू राष्ट्र हम लोगों को चाहिए। जो राजा संवैधानिक राज संस्था रहे और हिंदू राष्ट्र रहे, क्योंकि सबको पता है, एक सिर्फ भारत को नहीं पूरा दुनिया को पता है कि नेपाल सदियों से हिंदू राष्ट्र रहा है। और इधर कुछ वर्षों से जो धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया नेपाल को, कि नेपाल अब धर्मनिरपेक्षता देश है, तो हम लोगों को उस विचार पर धर्मनिरपेक्षता के विरोध में हम लोग हैं। क्योंकि नेपाल में 94% हिंदू सबका वास है, हिंदू लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग का मान्यता है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र का फिर से निर्माण करें, जो कि पहले से था। नया तो हम लोग करने वाले हैं नहीं, जो पहले से ही हिंदू राष्ट्र ही था तो उसको बीच में हटाया गया। कुछ कूटनीतिक बातों के कारण हो सकता है, कुछ विदेशी चलखेल के कारण हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों का मूल भाव पार्टी का वही है कि संवैधानिक राज संस्था के साथ में हिंदू राष्ट्र का पुनः स्थापना हो। और जो कि यहाँ का आप सब कोई को पता है कि कुछ वर्ष पहले ही यहाँ से धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया गया। लेकिन उससे यदि हिंदू राष्ट्र भी हो रहा है नेपाल में फिर से, तो दूसरे धर्म को, जैसे कि मुस्लिम समुदाय हो, आपका सिख ईसाई हो, उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। क्योंकि हम लोग एक उदाहरण हम देना चाहते हैं आपको, जिसका ज्यादा बहुमत रहता है, सीट संख्या, उसी का सरकार बनता है, उसी का प्रधानमंत्री होता है, उसी का मुख्यमंत्री होता है। तो उस हिसाब से जबकि हम लोग नेपाल में 94% हिंदू हैं हम लोग, तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए नेपाल भी फिर से। तो बीच में कुछ विदेशी कारणों से, विदेशी चलखेल के कारण इसको हटाया गया, धर्मनिरपेक्षता बनाया गया, जिसका हम लोग घोर विरोध हम लोग करते हैं। और जो देश में एक भ्रष्टाचार का सीमा जो पार कर चुका है, नहीं, यहाँ पर आपको मैं भ्रष्टाचार थोड़ा में सा हो। रोकूंगा। और और उसके बाद आपसे में मेरा आपका बीच में हाँ जी, बीच में मेरे दो प्रश्न हैं जिनको आप ऐड कर लीजिए। एक तो विदेशी से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पर हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करें। और दूसरा जो शब्द है कि अगर 94% हिंदू की जगह अगर दूसरे धर्म के लोग 94% होते, तो क्या धर्म निरपेक्षता दिखती क्या नेपाल के अंदर? जी जी जी, वही हम कहने ही जा रहे थे आपको, जी हिंदू राष्ट्र एक नेपाल था, दूसरा तो कोई है नहीं, मेरे जानकारी में भी नहीं है। तो हिंदू बिल्कुल। राष्ट्र जब था, इसको धर्मनिरपेक्षता बना दिया गया। और दूसरे दूसरे देश में देखिए, मुस्लिम कंट्री कहकर ही है, मुस्लिम देश कहकर ही है वहां पर, जबकि वहां भी हिंदू सब है। मानिए जो 2% हो, 4% हो, 10% हो, हिंदू तो है वहां भी। तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं? वहां पर तो मुस्लिम कंट्री का ही नाम दिया गया है। पाकिस्तान को ही देख लीजिए आप, दूसरे दूसरे देश को देख लीजिए आप। तो उन लोगों को मुस्लिम कंट्री का नाम मिलना चाहिए, मुस्लिम देश के रूप में उन लोगों को चिन्हना चाहिए। और जबकि हम लोग 94% यहाँ पर है, तो हम लोगों का भी हक है कि ये हिंदू राष्ट्र ही हो फिर से। तो बीच में जो ये विदेशी चल खेल के कारण ही ये धर्मनिरपेक्षता हुआ, विभिन्न इसमें कारण सब हो सकता है, उस पर हम ज्यादा बहस हम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों का मानना है कि संवैधानिक राज संस्था के साथ में हम लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उसके लिए हम लोग जल्द जन आंदोलन करने जा रहे हैं देश में। हम लोगों का पार्टी से निर्णय हुआ है। अब हम लोगों का कुछ
धार्मिक यात्रा सब करने वाले हैं। हमारे पार्टी के श्रद्धेय सम्माननीय अध्यक्ष जो नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं कमल थापा जी, और पूरा नेपाल का वो दौरा करेंगे, धार्मिक यात्रा भी करेंगे, विभिन्न कार्यक्रम सब करके आपका जनता सबसे मिलकर सब जिला में जाकर, और उसके बाद में हम लोग जन आंदोलन में भी जाने वाले हैं, जिसके लिए जितने हिंदू समर्थक लोग हैं, राज संस्था समर्थक लोग हैं, सब कोई को हम लोग एक ठाव में ला रहे हैं। जैसे कि हम खुद राष्ट्रीय जनता दल नेपाल के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हम लोग का विचार मिला पार्टी से, राज संस्था के लिए विचार मिला पार्टी से कि देश का विकास हो, देश एक अलग नया मोड़ ले। इतना हम लोगों से गरीब देश सब, पिछड़ा देश सब, आज देखिए जो कितना बड़ा देश हो चुका, कितना विकास में आयाम हासिल कर चुका, तो नेपाल क्यों नहीं। तो इसलिए हम लोगों का अब सोच है कि संवैधानिक राज संस्था के साथ में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और नेपाल भी प्रगति के मार्ग पर चले, और दूसरा देश सब बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। 10%, 8% जहां पर हिंदू है उस देश में भी मुस्लिम राज्य का, मुस्लिम देश का एथी दिया गया है, लेकिन नेपाल में क्यों नहीं। तो इसमें विदेश से लेकर और नेपाल के जनता लोग तो अब लगे हुए ही हैं, लेकिन हम चाहेंगे जे जिनका सरोकार है इससे, वो सब कोई हम लोगों का समर्थन दे, हम लोगों को साथ दे और हम लोग आगे बढ़े। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र फिर बनेगा, फिर मजाक बनेगा, फिर बनेगा, फिर मजाक बनेगा, ये स्थायी हो जाए न कि अस्थायी? पहला तो ये सवाल है। दूसरा, अगर हिंदू जातियों में बंटता रहेगा, क्योंकि हिंदुओं में ये भी एक भावना जो है बनती जा रही है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर वो अन्य देश जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कि कल्पनाओं में जैसे बाकी के जो धर्म है वो उनमें भी जातियां हैं और कई जातियां हैं, उनमें भी ऊंच नीच भेदभाव सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जब मंच की बात आती है तो एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो क्या है अब हिंदुओं को एक बड़ा दिल रख करके एक हिंदू होने की बात नहीं की जाए? क्या जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, अब तो छुआछूत जैसी चीजें तो खत्म हो चुकी हैं, अब जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, क्या उनको भी एक साथ एकत्रित करके एकजुट होकर के, क्योंकि अगर कहते हैं कि 5 उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन अगर उनको एक बार अगर हम ये बनाएंगे तो वो मुष्टिका बन जाएगी, उसको तोड़ना असंभव होगा लोगों के लिए। तो क्या हिंदू 94% कहने से होगा? सब धर्म में ये छोटा बड़ा है, सब धर्म में छोटा बड़ा है केशव जी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी देखेंगे तो उसमें भी सिया सुनी का लड़ाई चलता है। बिल्कुल। और हम लोगों का क्या है जो ये एक परंपरा है, ये सदियों से चला आया है, ये दलित ब्राह्मण ये वो ऐसे करके विभिन्न जात सब को छुटियाया गया है, और एक समाज को ये एक बोला जाता है कि लाइफ रिसाइकल। तो ये सब चलाने के लिए जंगल में भी देखेंगे आप तो बाघ भी चाहिए, शेर भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, गीदड़ भी चाहिए, परेवा भी चाहिए, आपका सांप भी चाहिए, सब कुछ जंगल में भी रहता है। वो सब नहीं रहेगा तो फिर तहस नहस हो जाएगा इस सृष्टि का। तो वैसे वो कुछ वैसे हुआ होगा, तब जाकर हमारे पूर्वजों ने ये धर्म जात ये सब बनाए हैं। जैसे कि हम लोग विभिन्न, अब मानिए जो हम ही लोगों का पार्टी का कार्यकर्ता लोग, चाहे विभिन्न देश के ही विभिन्न जनता लोग हम लोगों से पूछते हैं जे हम लोगों में तो ये जात है वो जात है, फिर हम लोग कैसे मिलेंगे, ये होगा। मुस्लिम में देखिए सबको एक हो जाते हैं। अरे भाई उसमें भी कहाँ एक है, उसमें भी सिया सुनी का लड़ाई है, उसमें भी बहुत कुछ है, उसमें भी जात का अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम कहकर हम लोग जानते हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसमें भी अंसारी है, खान है, आपका क्या क्या है उसमें भी, तो उसमें भी वो सब है, उसमें भी आपका छोट ऊपर नीच ऊंच ये सब उसमें भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर ले अपना। हम लोगों का क्या ऐसी है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र भी बना रहे हैं, तो हम लोगों से उन लोगों को कोई खतरा का चीज नहीं है, क्योंकि सदियों से यहाँ पर जब हिंदू राष्ट्र था नेपाल, तब भी यहाँ पर मुस्लिम लोग रहे हुए हैं। और इतना हम आपको बता दें कि हमारे राजा यहाँ के जो थे वो मुस्लिम समुदाय से मंत्री भी बनाए हुए हैं उस समय में, और मंत्री रहे हैं लोग। और काठमांडू में देखेंगे तो राज दरबार के ठीक सामने आपका मस्जिद भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए मुस्लिम का यहाँ पर सदियों से कदर भी हुआ है।
जो बाहर से लाकर यहाँ पर बैठाया गया था कि नहीं सब धर्म का, सब जाति का आदमी सब चाहिए, तो वैसे करके ये पूर्वजों से चलता आया है। तो धार्मिक गतिविधि में कोई आंच नहीं आएगा। वो लोग अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए वो लोग आगे बढ़े, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सहयोग भी करेंगे, जहां पर उन लोगों को कोई चीज का दिक्कत होगा, आंच आएगा, हम लोग सहयोग भी करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होते ही उन लोगों पर खतरा आ जाएगा, कोई चीज होगा, वैसे नहीं है। पहले भी हिंदू राष्ट्र था, फिर भी वो लोग सुरक्षित थे, यहाँ पर कोई वैसा चीज नहीं था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता हुआ है जब से, देखिए नेपाल में भी कितने ठाव पर दंगा हो चुका है। नेपाल में पहले कभी नहीं सुने होंगे आप लोग, चाहे विश्व में कोई नहीं सुना होगा जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हुआ हो, चाहे ये हुआ हो वो हुआ हो। इधर कुछ समय से, ज्यादा समय से भी नहीं, कुछ समय से यहाँ पर थोड़ा बहुत ये झई झगड़ा, आपका मूर्ति विसर्जन के समय में भी झई झगड़ा हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है देश में, ये थोड़ा थोड़ा अब उठना शुरू हो चुका है। तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, और जहां पर जिसका बहुमत है उसका कदर होना चाहिए। नहीं तो 4 सीट लाकर भी कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो उस संविधान का क्या आपका महत्व रहा। जिसका बहुमत उसका कदर होना चाहिए। और अच्छा, एक सवाल और है, जो अभी हाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे देश गरीबी की अवस्था में जा रहा है, जनजीवन वैसा नहीं है, ठीक है, जनता यहाँ कर परिवर्तन लाए थे, राजा को हटाकर यहाँ का जनता परिवर्तन लाए, लेकिन जनता का जीवन कहाँ पूगा। जनता का जीवन तो जैसा का तैसा से भी नीचे गिर गया। तो इसलिए अब राजा का आना जरूरी है, एक घर परिवार का मालिक होना जरूरी है। तो हम लोग वही मांगे हैं जो संवैधानिक राज संस्था होना पड़ा, सेरेमोनियल किंग होना पड़ा देश में, और उसके बाद में कार्यकारी प्रधानमंत्री होना पड़ा हम लोग का, जो कि जनता वोट दे प्रधानमंत्री चुनने के लिए। सांसद लोग वोट नहीं दे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम लोगों का क्या मांग है कि जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुने, तब जाकर देश का विकास होगा। और उसके बाद में जो हम लोगों का देश में एक समानुपातिक सिस्टम है, जो कि पार्टी को जितना वोट मिलता है उसके आधार में हम लोग सांसद मनोनीत किया जाता है पार्टी के द्वारा। तो हम लोगों का क्या एक और मांग है कि वो प्रत्यक्ष चुनाव होना पड़ा, उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, समानुपातिक वोट के आधार पर सांसद नहीं बनाया जाए, प्रत्यक्ष चुनाव जीतकर सांसद बने लोग और कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाए देश में। ये सब हम लोगों का पार्टी का मांग है, और मूल मांग हम लोगों का पार्टी का वही है, संवैधानिक राज संस्था के साथ में हिंदू राष्ट्र कायम होना पड़ा। उसके लिए हम लोग कदम चाल चुके हैं, और काठमांडू में हम लोगों का 2 दिन से केंद्रीय कार्य समिति का बैठक भी चल रहा था, जो कि आपका परसों ही समाप्त हुआ है, आम सभा भी हुआ था। और उसके लिए हम लोग विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न संगठनों से, सब कोई से हम लोगों का बात विचार हो रहा है कि सब कोई को हम लोग जोड़े अपने साथ में, और एक बार जन आंदोलन भव्यता के साथ में, भव्य के साथ में हम लोग यहाँ पर करें। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, नेपाल सरकार के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन अब बहुत जल्द और बहुत बड़ा होने वाला है। ये हम आपको आज के इस कार्यक्रम से बताना चाहते हैं। और जितना कोई सुन रहे हैं हमको, नेपाल के संपूर्ण वासी को, नेपाल के भगवान स्वरूप जनता को भी हम बताना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का साथ में आइए, हिंदू राष्ट्र के साथ में आइए। अब देश को विकास देना है, निकास देना है, विकास करना है, तो हम लोगों को अब साथ में रहकर, जुड़कर आगे बढ़ना ही होगा। जी, आने वाले समय में अभी कुछ पहले आवाज मेरी पहुंच रही होगी आप तक? जी, उस समय पहले जो है नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बयान आया हुआ था, और इस बीच में जो है भारत और नेपाल के रिश्तों में भी कुछ थोड़ी सी खटास और थोड़ी सी वो चीजें थी, जो बयान आने के बाद में ये चीजें हुई। तो ये उम्मीद बिल्कुल आप की तर्ज पर अगर देखा जाए, जो आप बात कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है हिंदू राष्ट्र बनना, कि विदेशी जो है जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं रिश्ते भारत और नेपाल के भी खराब करने में लगी हुई हैं। इसे भी आपने महसूस किया होगा। एक नेपाल और भारत ही ऐसा देश है केशव जी कि ये पूरे दुनिया को पता है जो नेपाल भारत का संबंध कैसा है, कि बिना पासपोर्ट, बिना वीजा का
यहाँ का लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और काम भी करते हैं। उनके पास नेपाल का नागरिकता हो ना हो, वो लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। हम लोगों के पास भारत का नागरिकता हो ना हो, वहां पर भी हम लोगों का नेपाली भाई लोग काम करते हैं, जाते हैं, आते हैं। और एक रोटी बेटी का संबंध है, ये तो सदियों से चला आया है, ये टूटने वाला भी कभी नहीं है। लेकिन जब चुनाव आएगा, जब चुनाव आता है तो देखिएगा कि ऐसा बात सब उठने लगेगा। जब आपका कुछ इधर उधर करना हो देश में तो ये बात सब उठने लगेगा। भारत का संबंध, नेपाल का संबंध, चीन का संबंध नेपाल से, भारत का संबंध नेपाल से, तो इसमें कहीं ना कहीं विदेशी चलखेल भी है कि नेपाल कैसे भारत से दूरी बनाया जाए। यही चाइना हम लोगों का बगल में ही है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे किसी देश के बारे में, लेकिन चाइना बगल में ही है। लेकिन हम लोगों का पासपोर्ट वीजा सब लगाना पड़ता है, देना पड़ेगा आपको। लेकिन भारत में वैसा नहीं है। भारत में हम लोग का नेपाली रुपया भी हम लोग जाके बॉर्डर पर मोतिहारी तक हम लोग चलाते हैं नेपाली रुपया, उधर का इंडियन रुपया यहाँ काठमांडू तक लिया जाता है। तो ये जो एक संबंध है ये सदियों से चला आया है, आइए कभी हटने वाला भी नहीं है। चाहे कोई जितना भी जोड़ लगा ले, ये संबंध हटने वाला नहीं है। हम लोग का वेशभूषा, हम लोगों का सामाजिक रुतबा, हम लोगों का जितना परंपरा सब है, ये सब मिलता है, जात तक मिलता है। हम लोगों का शादी इधर से उधर, उधर से उधर, ये सब होता रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें चलखेल होता रहता है कि नेपाल को कैसे हम लोग शांत नहीं रहने दे, नेपाल को कैसे हम लोग इसको अविकसित राष्ट्र के रूप में ही देखें कि इसको हम लोग यूज करते रहे बारंबार। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब हम लोगों का मांग भी कुछ और है और इस पर सब लोग देख रहे हैं हम लोगों को। और हम चाहेंगे कि ये जो भारत का और नेपाल का जो संबंध है ये सदियों से चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहे। और ये 2-4 ठो तो आप जानते ही हैं, सब समाज में 100 आदमी में 10 आदमी खराब रहेगा तो 90 आदमी ठीक रहेगा, 90 आदमी खराब रहेगा तो 10 आदमी ठीक रहेगा। तो वैसे देश में भी विभिन्न आदमी सब रहता है इधर से उधर करने वाला, वो चाहे भारत हो, चाहे दूसरा देश हो, चाहे नेपाल हो, कि कैसे अशांत रखे, कैसे लड़ाते रहे बारंबार। तो ये सब बातें सब है। और जब ये खास आप जानते ही हैं जो जब चुनाव आएगा तो साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, ये किसको पता नहीं है। तो चुनाव आएगा तो कभी लिपू लेख का नारा उठा दिया जाएगा, कभी किस चीज का नारा उठा दिया जाएगा, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा उठा दिया जाएगा। तो भाई वो जो बेचने वाला था, ठीक है, वो जो भारत ले लिया लिपू लेकर, उसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन जो जगह हम लोग बोल रहे हैं, आपका विभिन्न अभियंता लोग बोल रहे हैं जो ले लिया गया है, तो पहले से क्यों नहीं बोले हम लोग कि आज हम लोग बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो ये करने के लिए। तो जब चुनाव आएगा आप लोग बोलेंगे उसके बारे में, ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? सरकार में जाएंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? तो ये सब भी बात है। तो वो तो अब देश टू देश का बात है, वो तो देश को समझना पड़ा कि कैसे हम लोग इसको सलटाया जाए। वो तो बॉर्डर का मामला है, वो तो ये सब बातें हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कूटनीतिक शक्तियों का भी इसमें कारण है कि कैसे इन लोगों को लड़ाते रहें और हम लोग माजा लूटते रहें। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यही है कि जो भड़काया कैसे जाए देश के अंदर जो है लोगों को, ये वाली चीज चुनाव के टाइम होती है। लेकिन 5 साल जब आप सत्ता की मलाई खाते हैं तो आप कोई मुंह से संतरी फोड़ता है तो आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको मुलाकात करनी चाहिए। और ऐसी अगर चीजें हैं भारत के साथ भी तो 5 साल आपके लिए आपको जनता मौका देती है, उन 5 सालों में आप हल कीजिए। कहीं ना कहीं ये तो भाई भाई के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाइयां चलती हैं, इसका अर्थ या तो नहीं है कि उसका फायदा पड़ोसी उठाए, उसका फायदा पड़ोसी को उठाने दिया जाए, नहीं तो वो यही हाल रहेगा कि पड़ोसी जो है खा जाएगा पूरा और किसी को नहीं, भाई भाई जो है दुश्मन हो जाएंगे, पड़ोसी उसका सगा भाई बन जाएगा। तो यही हाल जो है आज जो है अगर नेपाल और इसको देखा जाए कि अच्छे संबंध जो है वो टूटते कैसे हैं, तोड़ते कैसे हैं। वो राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो जब आप विदेशी चलती की बात आप करते हैं तो वो चीज जो है देखने को मिल रही है कि ये चीजें 5 साल आपको क्यों नहीं दिखती हैं। 5 सालों में आपका जो है दूतावास में क्या चलता रहता है, आप वहां पर समस्याएं रखिए ना, जहां पर दिक्कतें हैं उनको हल करिए 5 साल। लेकिन चुनाव के समय ही आखिर ऐसी बातें क्यों आपके मुंह से निकलती हैं ऐसी चीजें। भारत से अगर संबंध अच्छे रहेंगे तो भारत में 125 करोड़ हैं, 125 करोड़ अगर नेपाल में एक बार घूम के भी आ जाएंगे तब भी वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़, मजबूत और सही हो जाएगी। लेकिन अगर वो व्यवहार
चाइना और नेपाल का, वो कहते हैं कि चाइना से तो लोग नहीं आएंगे पशुपतिनाथ मंदिर, पाकिस्तान से तो नहीं आएंगे लोग पशुपतिनाथ मंदिर, अमेरिका से तो नहीं आएंगे, अन्य देशों से यहाँ मंदिरों में नहीं आएंगे। मंदिरों का देश अगर कहा जाए तो वो नेपाल है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मंदिरों में अगर कोई जाएगा तो वो भारत के ही लोग जाएंगे, और भारत के लोग अगर जाएंगे, अच्छे रिश्ते होंगे तभी जाएंगे, क्योंकि नेपाल मंदिर तो पाकिस्तान में भी है, कितने लोग जाते हैं। अभी संबंध अगर अच्छा नहीं रहेगा, और संबंध अच्छे नहीं रहने से वहां आप देखो क्या नहीं था पाकिस्तान के पास, मंदिर थे, सारी चीजें थी, लोग घूमने वाले भी थे, लेकिन अच्छे संबंध न होने की वजह से भारत के लोग नहीं जाते हैं, और जिससे कि चीजें नहीं आती। आप देखिए आज दुबई में मंदिर बन रहा है, सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि वो जानते हैं कि अगर हमने एक मंदिर यहाँ बना दिया, 100 करोड़ अगर एक बार घूम भी गया, केवल घूम गया, यहाँ कुछ खरीदा नहीं, बेचा नहीं, कुछ नहीं किया, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था 10-20 साल के लिए बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो ये चीज पूरी दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन हम आपसी रिश्ते खुद खराब कर रहे हैं। अमेरिका का इस्कॉन मंदिर आप देखिए कि वो कितनी कमाई साल में कर रहा है, अरबों आप सोच नहीं सकते कितना कमा रहा है उससे। ये समझिए कि नेपाल जैसे देश जो है 500 साल बैठ के खा सकते, इतना एक साल की कमाई है उनकी, क्योंकि वो उन्होंने पूरी तरह से अपनी चीजें की हुई हैं, वो धार्मिक चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उनको पता है धर्म से पैसा आता है। जब विदेशी लोग कमा सकते हैं उसी चीज से, तो हमारे जो घर के लोग हैं वो क्यों नहीं कमा सकते हैं, हमारे घर के लोग मजबूत क्यों नहीं हो सकते। तो इन चीजों पर बात आपकी सही है, सोचने वाला विषय है, और इसको और मजबूत किया जाए ना कि इसको तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए। और मजबूती तभी आएगी जब बातचीत की जाएगी, जब मजबूती के साथ, और कहीं ना कहीं एक वैमनस्यता दूर रख करके कि हम आपस में लड़ाई न करके हम समझदारी की बात करेंगे, और जहां पर जो चीजें हैं उनको हम गोपनीय भी रखें, क्योंकि जनता के बीच ना आए, जनता के बीच में लड़ाई ना हो। हम इन चीजों को अगर बाहर खोल के रख रहे हैं कि नक्शा हमारा यहाँ तक नहीं था, वहां तक था, भारत तो कभी नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है कि जनता को लड़ाने की भी आपसी बातचीत, जो लोग नेपाल से नफरत नहीं करते या नेपाल के लोग भारतीयों से नफरत नहीं करते, वो नफरत बीच में पैदा करने का काम जो है, बीज बोने का काम ये राजनेता कर रहे हैं। ये तो अंदरूनी बातें हैं, इनको तो घर बैठ के बंद कमरे में इनको सुलझाना चाहिए, ना कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप ले आइए, और जिससे कि दुनिया को ये पता चले कि आपस में ये भी लड़ने लग गए, ये अच्छा है। एक देश है जो हिंदू राष्ट्र था, ये भी नहीं अब बनने देंगे, क्योंकि लड़ते रहेंगे आपस में। जी, एक समय आप लोगों को पता होगा पूरे भारत में ही चर्चा था, और नेपाल में भी, विभिन्न देश में, आपका विभिन्न देश तक वो चर्चा हुआ था कि नेपाल भारत का संबंध सदियों से है, सदियों तक रहेगा, और इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा बोल के ये संदेश भी देने के लिए हम खुद नेपाल से पटना तक पैदल गए थे हम चलकर, और वो संदेश भी हम दिए थे, नेपाल का और भारत का दोनों झंडा लेकर हम गए हुए थे। और वहाँ का जो बॉर्डर का थोड़ा समस्या था, तो बॉर्डर का समस्या तो प्रदेश सरकार से होगा नहीं, तो वो तो केंद्र सरकार ही करेगा, लेकिन ज्यादा बिहार जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ में। तो हम वहां पर गए थे, वहां के उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, तेजस्वी भैया से, वो भी बहुत सामान दिए हमको, एकदम एक जो सामान हम सोचे नहीं थे वो सामान वो लोग दिए हमको। वहां पर अपने निवास पर बुलाकर हम गए, वहां पर अपने गाड़ी से भी छोड़वाए हमको। तो ये जो एक प्यार भाव है, ये कोई छीन सकता है क्या? जिसके घर में बर्तन ज्यादा रहेगा ना तबे बजेगा, जिसका घर में बर्तने नहीं रहेगा तो क्या बजेगा। तो जहां पर ज्यादा गहना रहेगा वहीं पर बजेगा ना। तो नेपाल और भारत का जो संबंध है ये तो सदियों से चलता आया है, और ये नाकाबंदी में भी पूरे विश्व भी देख चुका। नाकाबंदी जो हुआ था तो भारत से सब सामान बंद हो गया नाकाबंदी के समय में। उस समय मधेश का विभिन्न दल सब, मधेसी दल सब आंदोलन में थे अपने हक अधिकार के लिए, आपका मधेसी जनता सब। तो उस समय कुछ सामान सब हम लोगों का चाइना से आने लगा, बाहर से आने लगा, लेकिन फिर बाद में नाकाबंदी खुलते ही भारत से हम लोगों का वैसा ही संबंध रहा, कारोबार होने लगा, यहाँ पर आपका दिक्कत होने लगा था तो भारत का नाका खुला, फिर यहाँ पर हम लोग का वैसा ही एथी आ चुका। तो जनता सब में कोई एथी नहीं है, भारत का ये है, नेपाल का ये है, जनता में नहीं है। जो नेतृत्व वर्ग है कुछ, वो लोग चाहते हैं कि कैसे, अब कोई कहीं से परिचालित है, कोई कहीं से परिचालित है, तो वैसे करके कैसे संबंध बिगाड़ा जाए, कैसे इन लोगों को अशांत रखा जाए, नेपाल कैसे अब विकसित राष्ट्र के रूप में रहे। तो अब हम लोग वो होने नहीं देंगे, क्योंकि
हम लोग नेपाल को बनाने के लिए आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। हमारे नेपाल सरकार के पूर्व उप प्रधानमंत्री सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापा जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जब नेपाल को बनाना है, नेपाल को कैसे हम लोग सब देश से आगे ले दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही नेपाल लैंड लॉक कंट्री है, तो इसलिए हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ाएं, हम लोग कैसे इसको विकसित राष्ट्र बनाएं, यहाँ के जनता को कैसे हम लोग ऊपर पुगाएं, जनता का जीवन स्तर कैसे हम लोग बढ़ाएं, रोजगार कैसे हम लोग यहाँ पर सृजना करें, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और कमल थापा जी भी एकदम लग चुके हैं। वो एक हिंदूवादी भी नेता हैं, सबके नेता हैं। वो पहले कितने बार वो मंत्रालय चला चुके हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी पता है कि भारत का संबंध नेपाल से, चाहे नेपाल का संबंध अन्य देश से कैसा रहा है, सदियों से कैसा रखना है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनके नेतृत्व में आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे करके हम लोग आगे अब बढ़ चुके हैं। पीछे हटने का तो कोई बातें नहीं है। तो इसलिए अब इसमें बहुत कोई साथ समर्थन भी दे रहे हैं हम लोगों को कि आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग साथ में हैं। अब कितना कोई खुलकर आ रहे हैं, कितना कोई बैक सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन लोगों का कुछ मजबूरी हो सकता है, कुछ हो सकता है, पर ऐसे करते करते हम लोग सब कोई, जितना हिंदूवादी दल है, हिंदू का अग्रज लोग है, हिंदू का अगुआ लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं समाज के, सब कोई को हम लोग एक ठाव पर ला रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का भावना से हम लोग थोड़ा दूर हट के कि हमको ही ये पद चाहिए, वो सब हट के त्याग के मन से हम लोग लग चुके हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना किया जाए राजा के साथ में। और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग पूरा इस पर अमल करके लगे हुए हैं। और जैसे हो विभिन्न सभा समारोह भी हम लोग करते रहेंगे, सबको हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपना योजना एजेंडा हम लोग बता रहे हैं कि अब इन लोगों से अब कुछ होने जा रहा है नहीं, अब जो करेंगे वो हम ही लोग करेंगे। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ में आनंद शर्मा जी थे, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जिन्होंने जो है आवाज उठाई और उसके बाद में जो है समाज सेवी भी रहे और साथ ही साथ अब राजनेता भी बन गए हैं। नेपाल में कुछ बड़ा होने वाला है, ये नेपाल भी जानता है। नेपाल को, जो प्राचीन नेपाल है, उसको अपनी पहचान मिलाने के लिए जो है आनंद शर्मा जी आगे आए हैं। और ऐसे तमाम लोग जो नेपाल को वैसा ही बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से नेपाल पूरी दुनिया में विख्यात है, प्रख्यात है। तो हम फिर से चर्चा करेंगे और तमाम विषयों को लाएंगे, और अगले कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि जिन सवालों को हम पूछ नहीं पाए, और दर्शकों को अगर लगता है कि कोई सवाल उनका भी हम यहाँ पूछें और उनके मन में भी कोई भारत या नेपाल को लेकर के कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर आप डालें, लिख के मुझे मेल पर आप भेजें। हम अगली बार सवाल जो है जरूर रखेंगे। तो आनंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ये बोलने का समय दिए एक भारतीय न्यूज चैनल पर। और भाषा में हिंदी, अब हम लोग तो नेपाल के हैं, तो हिंदी भाषा में कुछ त्रुटि हुआ हो तो हम सब दर्शकों से माफी भी मांगना चाहते हैं कि भाषा का थोड़ा आदान प्रदान में थोड़ा दिक्कत है। अब हम लोग का तो यहाँ नेपाली चलता है, और हम लोग थोड़ा तराई मुल्क के होने से, तराई के बासिंदा होने के कारण हिंदी हम लोग बोलते हैं, पर फिर भी उतना अच्छा हिंदी तो नहीं बोलते हैं हम लोग। तो उसके लिए जितना दर्शक लोग देख रहे हैं वो सब कोई से हम कुछ त्रुटि हुआ हो शब्द में तो क्षमा भी मांगना चाहते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो भारत के एक उभरते हुए न्यूज चैनल हैं, और आप एक वहाँ के बहुत अच्छे एक एंकर हैं, और जो इंटरव्यू लिए मेरा और प्रसारण किए मेरे विचारों को, उसके लिए आपको और ATV न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।